हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर 2 हमने पढ़ा दिया है। चैप्टर 2 में कुछ पार्ट बचा था डैम्पनेस से रिलेटेड। तो आज हम डैम्पनेस की स्टडी करने वाले हैं कि डैम्पनेस क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कंटेंट्स की कि हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, जो भी पार्ट इसमें बचे हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ डैम्पनेस, डैम्पनेस की डिफिनीशन पढ़नी है, डैम्पनेस के सोर्स पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ से डैम्पनेस हो सकता है। और तीसरा हमको क्या पढ़ना है, तीसरा हमको टाइप्स पढ़ना है कि डैम्पनेस के कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। चौथा हमको क्या पढ़ना है, चौथा हमको काज पढ़ना है कि डैम्पनेस के क्या क्या काज होते हैं। मेजर्स क्या क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिकल मेजर टू अवॉइड डैम्पनेस। डैम्पनेस को हम किस तरह सही कर सकते हैं प्रैक्टिकल मेजर्स के थ्रू। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों की हम स्टडी 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन हमारा क्या है कि डैम्पनेस क्या होता है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द एक्सेस एंट्री और पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इनसाइड ए बिल्डिंग थ्रू इट्स फ्लोर, वॉल, रूफ इज कॉल्ड डैम्पनेस। कहने का सेंस ये है कि डैम्पनेस आपका क्या है, डैम्पनेस आपका एक तरीके का मॉइस्चर होता है जो कि आपके बिल्डिंग में फ्लोर्स के थ्रू, वॉल्स के थ्रू या किसी रूफ के थ्रू आपके बिल्डिंग में वो क्या करता है, इंटर करता है। हम उसको क्या बोलते हैं, डैम्पनेस बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या है, डैम्पनेस इज डेंजर फॉर बोथ इनमेट्स एंड बिल्डिंग। डैम्पनेस जो होता है ये आपके बिल्डिंग के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। और बिल्डिंग के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं ये उनके लिए भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है, अब देखिए डैम्पनेस के बारे में और क्या बता रहा है। डैम्पनेस इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मॉइस्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, आइदर द रिजल्ट ऑफ इंट्रूजन फ्रॉम आउटसाइड और कंडेंसेशन फ्रॉम विद इन द स्ट्रक्चर। देखिए कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये क्या है, ये भी डैम्पनेस का ही डिफिनेशन बता रहा है। डैम्पनेस क्या है, ये फालतू का या फिर अनवांटेड, अनवांटेड मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, उस तरीके का ये क्या है, मॉइस्चर है। मतलब ये एक मॉइस्चर होता है जो कि बिल्डिंग के अंदर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। और इसके होने की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर ही कंडेंसेशन होता रहता है। मतलब जो हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या होता है, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ठीक है, जिससे आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं बिल्डिंग में क्या होते हैं, मॉइस्चर का सोर्स कहाँ पे है बिल्डिंग में। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो देखिए सोर्स ऑफ मॉइस्चर जो है, ये 3 इसके मेन अलग अलग सोर्स होते हैं। पहला होता है लिक्विड वाटर सोर्स, दूसरा होता है वाटर वेपर सोर्स और तीसरा होता है सॉयल सोर्स। अगर आपका मॉइस्चर लिक्विड वाटर सोर्स से आ रहा है तो उसके भी 3-4 तरीके हो सकते हैं। जैसे या तो अगर आपके लिक्विड, जो भी आपका लिक्विड फ्लो है उसमें कहीं लीकेज हो, ठीक है, रेन का पानी इकट्ठा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा फॉग हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्नो की बारिश होती हो या स्नो हो तो उसकी वजह से दिक्कत होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, वाटर वेपर का सोर्स। वाटर वेपर जैसे आपका जानते हैं कि जो पानी होता है, ठीक है, वो पानी क्या होता है, हीट के थ्रू वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर के कारण क्या होता है, भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा रहती है घर में, क्योंकि घर में किचन है, बहुत सारी तरह की चीजें हैं। ठीक है, आपके घर में भी झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, तो उससे जो आपका वाटर सूखता है, सॉरी, उससे जो आपका लिक्विड है, तो जो आपका वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ये वाटर वेपर के सोर्स क्या, प्रेशर हो गया, डिफ्यूजन हो गया, स्वेटिंग हो गया, मतलब जो हम लोग को पसीना आता है वो हो गया। ठीक है, प्रेशर डिफ्यूजन हो गया, प्रेशर का जो डिफरेंस में चेंज होता है, जैसे ठंडी हवा, गर्म हवा, ठंडा होना, गर्म होना, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वाटर वेपर के वो सभी सोर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉयल सोर्सेज। सॉयल सोर्सेज में क्या है, जैसे आपका ग्रेविटी हो गया, कैपिलरिटी हो गया, ठीक है, और आपका एब्जॉर्बेशन हो गया। ये 3 क्या है, इसके मेन सोर्स हैं। तो अब हम आगे 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। आप एक लेफ्ट हैंड साइड में एक फिगर आप उसको देख सकते हैं, मॉइस्चर सोर्स एंड बिल्डिंग डिफेक्ट। आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर किस किस जगह से कैसे कैसे कितनी प्रकार से बिल्डिंग में एंटर कर रहा है। ठीक है, रेन की वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी कि वॉश बेसिन की वजह से नीचे वाले सरफेस पे आ जा रहा, तो बहुत सारे रीजंस है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं टाइप ऑफ डैम्पनेस की
कि डैम्पनेस के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो डैम्पनेस के टाइप्स में सबसे पहले हमारा आता है डैम्पनेस जो होता है वो बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ मॉइस्चर के मोमेंट के आधार पर जो डैम्पनेस होता है उसको मेनली हम क्या करते हैं, 4 तरीके के चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है राइजिंग डैम्पनेस, दूसरा होता है पेनिट्रेशन डैम्प, और तीसरा होता है कंडेंसेशन, और उसके बाद चौथा तो इसमें बताया नहीं है। ठीक है, मेनली 3 ही टाइप का होता है, हम चौथा देख लेंगे अगर आगे होगा। ठीक है, तो अब हम आगे स्टडी करते हैं कि राइजिंग डैम्पनेस क्या होता है। तो राइजिंग डैम्पनेस के लिए एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं स्लाइड बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए राइजिंग डैम्पनेस में क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैपिलरी संक्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू पोरस मैसोनरी बिल्डिंग मटेरियल सच एज स्टोन, ब्रिक, स्टॉक, अर्थ एंड मोर्टार। ठीक है, द मॉइस्चर विल कंटिन्यू राइज अंटिल टू रीचेज ए हाइट वेयर अनलेस नो इवापोरेशन इज पॉसिबल ग्रेविटी टेक ओवर एंड पुल इट डाउन अगेन। कहने का सेंस क्या है, देखिए पहले में राइजिंग डैम्पनेस में क्या होता है, जो भी आपकी जमीन में या फिर जो भी आपके सॉइल के नीचे जो भी आपका डैम्पनेस मौजूद है वो डैम्पनेस क्या होता है, कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू, कैपिलरिटी एक्शन जानते हैं, प्रेशर लो से हाई की तरफ जाता है। ठीक है, सॉरी हाई से लो की तरफ प्रेशर जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कैपिलरिटी एक्शन में क्या होता है, जो आपके वाटर होते हैं, जो भी आपके नीचे वाटर मौजूद है, नीचे सॉइल में आपके मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वो मॉइस्चर क्या होता है कैपिलरिटी एक्शंस के थ्रू क्या होता है, जो आपके ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, ब्लॉक्स हैं, या फिर जो आपके सीमेंट्स के वॉल हैं, या जो भी आपके स्ट्रक्चर वो क्या होगा, वो वॉल्स के थ्रू वो और ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, वो उस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा जहां पे वो जाके इवापोरेट हो जाए। ठीक है, जहां पे वो जाके इवापोरेट हो जाए। तो आप इस तरह के इस फिगर में देख सकते हैं, जो राइजिंग डैम्प का आपका एग्जाम्पल बताया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका नीचे का सॉइल है, सॉइल से ही क्या कर रहा है, वाटर सक करके ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसके नीचे वाले फिगर में आप देखेंगे तो अलगेई का फॉर्मेशन हो गया है वॉल्स में। ठीक है, और आप आगे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ स्विच बोर्ड के अगल बगल में कितना ज्यादा मॉइस्चर हो गया है। ठीक है, और आप सेकंड फिगर में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने ज्यादा इफ्लोरोसेंस हो गया है। देखिए ये आपकी पूरी एक पपड़ी बन गई है, जो कि इसको पील ऑफ बहुत आसानी से किया जा सकता है, मतलब बहुत आसानी से निकाला जा सकता है पील ऑफ करके। ठीक है, अब आपका देखिए आगे आता है पेनिट्रेशन डैम्पनेस। तो पेनिट्रेशन डैम्पनेस में क्या होता है, तो पेनिट्रेशन डैम्पनेस इसमें क्या होता है, जो आपके बिल्डिंग के फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के जो फैब्रिक्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू मॉइस्चर बिल्डिंग में आता है एक पीरियड के बाद में, अभी तुरंत नहीं आता। ये क्या होता है, कुछ पीरियड के बाद, कुछ फिक्स टाइम के बाद ही ये आता है। और इससे क्या होता है, जो भी आपके सेलिंग्स वाले सामान है, जो भी आपके वॉल्स हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके सैचुरेटेड हो जाते हैं या डैम्प हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, इसको लैटरल डैम्पनेस भी कहते हैं। लैटरल डैम्पनेस का कहने का सेंस क्या है, जो वॉल्स हैं आपके, जो भी बिल्डिंग्स है, उसके अगल बगल से ये पानी को सक करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, कॉज्ड बाय वाटर पेनिट्रेशन थ्रू वॉल्स फ्रॉम द एक्सटीरियर और प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रॉब्लम विद द बिल्डिंग। कहने का सेंस क्या है, मैं जैसे कि बताया हूँ, लैटरल का सेंस ना हो, या फिर जिसमें पहले से पानी का प्रॉब्लम रहा हो, तो उसके थ्रू इस प्रकार की दिक्कत होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बिल्डिंग में काफी ज्यादा पेनिट्रेट करता है। ठीक है, अब जो हमारे ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स क्या करते हैं, वाटर को सक कर लेते हैं। जो हमारा प्लास्टर वर्क होता है वो हमारा सक कर लेता है। ठीक है, ब्रिक जॉइंटिंग जो होती है वहां पे ये चीजें सक हो जाती हैं। अगला आता है, अगर कहीं पे सीमेंट और प्लास्टर की जो मिक्सिंग है वो कम की गई है, तो वहां पे भी इस तरह की दिक्कत होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, दोनों तरह की चीजों में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, जो भी आपके साइड वॉल्स हैं वो देख रहे हैं कितनी ज्यादा अलगेई उस पर लग गई है, कितनी ज्यादा उस पर फंगाई लग गई है। ठीक है, तो ये जितने भी आप चीजें देख रही हैं, ये क्या है, ये आपके राइजिंग डैम्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, राइजिंग डैम्स के एग्जाम्पल है, देख सकते हैं यहाँ पे एफ्लोरेसेंस क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है,
जो भी आपके वॉल पेंट हैं वो क्या हो गए हैं, वो डिट्रियोट हो गए हैं। प्लास्टर वर्क जो आपका है वो डिट्रियोट हो गया। फिगर में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं इन तीनों फिगर में। देखिए पहले वाले फिगर में क्या है कि पहले वाले फिगर में प्लास्टरिंग नहीं हुआ है, तो एफ्लोरोसेंस साल्ट एफ्लोरोसेंस जो है वो आपके वॉल के ऊपर आ गया है। दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं जो आपका वॉल है इस वॉल के ऊपर काफी सारी चीजें आ गई हैं। ठीक, तीसरे फिगर में आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर क्या है, एक पपड़ी टाइप का जम गया। ये भी आपका क्या होता है, ये आपका ब्लिस्टरिंग ऑफ वॉल पेंट होता है। वॉल पेंट को क्या कर देता है, खराब कर देता है। उसके बगल में एक साइड में भी आपका वॉल है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसमें बताया कि ऐसे कौन कौन से एरिया हैं आपके बिल्डिंग में जो पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर फाउंडेशन में आपका किसी भी प्रकार का क्रैक ज्वाइंट कर रहे हैं, उन ज्वाइंट में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो ये हो सकता है। अगर आपके फ्लोर में कोई क्रैक है तो हो सकता है। अगला चीज क्या आता है, जो आपका पोरस कंक्रीट है उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारा स्लैब और वॉल ज्वाइंट होता है वहां पे भी कभी कभी इस प्रकार की दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। हालांकि आप लोग इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आप काफी पढ़ चुके हैं इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप एक बार इस सारी चीजों को देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि कंडेंसेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन आप जानते हैं क्या होता है कि आपने सुना होगा बादलों का बनना। बादल कैसे बनते हैं, बादल भी कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। क्या होता है कि जो यहाँ से वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर गर्म होने के कारण क्या होता है, वो वाटर जो है वो वेपर में बदल जाता है और वो क्या होता है काफी हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण वो क्या जाता है ऊपर आसमान में चला जाता है और काफी हल्का होने के कारण वो बादलों में क्या होता है वो छुप जाता है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है कंडेंसेशन होता है। पानी का ऊपर जाना और ऊपर क्या होता है वो बादलों में छुप जाता है। और जब पानी बहुत ज्यादा बादलों में छुप जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी का फलस्वरूप क्या होता है, आपकी बरसात होती है। ठीक है, तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आपके लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, जो आपके वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन सिंपली आप ये जानिए कि जो भी पानी हमारा वाटर वेपर में बन रहा है तो वाटर वेपर से मॉइस्चर बनने का प्रोसेस जो है या फिर लिक्विड के ड्रॉप्स बनने का जो इन द एयर इनसाइड ए बिल्डिंग कंडेंस ऑन कूलर सरफेस। ये हमेशा और हमेशा बिल्डिंग के जो कूलर सरफेस है जहां पे बिल्डिंग में ठंडा रहता है वहीं पे इस तरह का प्रोसेस आता है। ठीक है, अब देखिए एक्सेसिव कंडेंसेशन इन मोस्ट केसेस रिजल्ट इन सीवियर मोल्ड ग्रोथेज विच आल्सो क्रिएट हेल्थ हजार्ड। ठीक है, अब कंडेंसेशन आपका कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, ये हेल्थ हजार्ड हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वॉल पे देख सकते हैं, वॉल और ऊपर के रूफ स्लैब पे क्या हुआ है, कितना ज्यादा मॉइस्चर की वजह से वहां पे फंगाई और बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए, जिनकी वजह से क्या होता है बिल्डिंग में बहुत अजीब अजीब तरह का महक आता है और बिल्डिंग क्या होता है उसका एस्थेटिक लुक भी खराब हो जाता है। ठीक है, डैम्पनेस क्या करता है, बिल्डिंग में आपके पैचेज को क्रिएट कर देता है। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के पैचेज को क्रिएट कर देता है जो कि काफी ज्यादा और काफी बेकार लगता है देखने में। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, सॉलिड वॉल इंटरनल वॉल इंसुलेशन विंटर। कहने का सेंस क्या है, देखिए बारिश या बाकी दिनों में क्या होता है या ठंडियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से दीवारों में क्या होता है मॉइस्चर बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से इसमें बता रहा है क्या हम करते हैं, इसमें हम स्टोन वर्क कर सकते हैं या फिर एक दीवार के बगल में दूसरी दीवार का कुछ गैप रख सकते हैं या फिर हम दीवार पे फॉयल कोटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम प्लास्टरिंग करवा सकते हैं वाटर वुड का। तो कई तरीके की चीजें इसमें आती है। देखिए अब कैविटी वाल का भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग के कॉलेज में एक कैविटी वाल का फॉर्मेशन किया गया है। वो दीवार जो है दीवार के बाहर भी एक कैविटी वॉल लगा दी गई है जिससे जो मॉइस्चर है, जहां से ज्यादा मॉइस्चर आने का डर होता है वो मॉइस्चर ना आए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे तरीके के
ऑब्जर्वेंट हो, ठीक है। इन सारी तरह की चीजें आती है। अब देखिए आता है काज ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस का मेन काज क्या है? तो सबसे पहले काज क्या है? रेन पेनिट्रेशन, आपके बरसात की वजह से। दूसरा क्या है? लेवल ऑफ साइट, आपका जो जमीन है वो ऊंचा है, नीचा है, खाला है, आपका जमीन कैसा है, ठीक है। अगला क्या आता है? अगला क्लाइमेटिक कंडीशन आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिफेक्टिव ओरिएंटेशन के बारे में आता है। छठवां क्या है? इंट्रैप्ट मॉइस्चर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो भी मॉइस्चर छुपी है उसके कारण आता है। सातवां क्या आता है? डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल, खराब तरीके के कंस्ट्रक्शन मटेरियल, गलत कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करने की वजह से। आठवां आपका आता है डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन खराब होने की वजह से। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर ओरिजिनेट इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में मॉइस्चर कहाँ से आ रही है और किस तरह आ रही है, ठीक है, इसके कारण। अब देखिए, अब इन काज को हम क्या है वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? रैन पेनिट्रेशन है। रैन पेनिट्रेशन में क्या होता है? रैन जो है ये, जैसे कि हम जानते हैं, ये पानी का सबसे ज्यादा मेन सोर्स होता है, लेकिन रैन की वजह से काफी प्रकार की भी दिक्कतें होती हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है हैवी रेन जो होता है, हैवी रेन होने की वजह से जो जैसे बहुत कम टाइम में बरसात जब बहुत ज्यादा होती है, मतलब 1 या 2 मिनट या आधे घंटे में बहुत ज्यादा जब बारिश होती है, तो ऐसे बारिश जो होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ऐसे बारिश ही जो होते हैं वो जो आपके बिल्डिंग में ज्वाइंट्स हैं, क्रैक्स हैं, जो आपके ब्रिक्स हैं, वो उनमें क्या होता है? उनमें हल्का सा पोरस होता ही होता है, तो वो उनके थ्रू क्या करते हैं? पेनिट्रेट कर जाते हैं, और वो पेनिट्रेट करने के बाद क्या होते हैं? कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके बिल्डिंग में जाते हैं। अगला क्या है? लेवल ऑफ साइट। लेवल ऑफ साइट का मतलब ये है कि जो है कि लो लेइंग बिल्डिंग साइट्स जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होते हैं, या फिर जो आपके अंडरग्राउंड होते हैं उनमें हमेशा दिक्कत होती है। इसीलिए हम आपके बिल्डिंग को जो जब भी बनाए तो बिल्डिंग का एलिवेशन हम क्या बनाएं? हल्का सा, बिल्डिंग का जो हम ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग को हमेशा क्या करें? हम अप करके बनाएं। उससे क्या होगा? मॉइस्चर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ड्रेनेबिलिटी ऑफ सॉइल। जिस सॉइल पे आप बना रहे हैं उसकी ड्रेनेबिलिटी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वो कितने ज्यादा पानी को ड्रेन कर दे रहा है, कितने ज्यादा पानी को ड्रेन नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बताएं, अगर सैंडी सॉइल है या ग्रेवली सॉइल है, तो ये दोनों सॉइल क्या होते हैं? ये काफी ज्यादा वाटर को ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइन ग्रेन सॉइल की, तो ये सब क्या करते हैं? सॉइल को रिटेन, ये सब सॉइल क्या करते हैं? जो भी फाइन सॉइल होते हैं ये वाटर को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं, रिटेन करके अपने पास रखे रहते हैं, और यही मेन रीजन बनता है टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, कि आप किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। अब कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है? बहुत ज्यादा वाटर वेपर बनते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से आपके बिल्डिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में तो खास करके ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वाटर वेपर सूख के ऊपर चला जाता है, लेकिन ठंडी में भाई धूप उतना ज्यादा होता नहीं है, तो इस वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। अगला आपका क्या आता है? अगला आपका काज ऑफ डैम्पनेस आता है, कि डैम्पनेस के क्या क्या काज होते हैं। तो मैंने कुछ पढ़ाया था, कुछ और ऐसे जैसे डिफेक्टिव ओरिएंटेशन। आपके बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है, मतलब आपके बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कहने का सेंस ये है कि उसका फेस किस तरफ है, उसमें बाथरूम किस तरफ है, उसमें किचन किस तरफ है। तो अगर उसमें किसी भी अगर ओरिएंटेशन आपका खराब है तो वो क्या होगा? वो रेन से एक्सपोज हो जाएगा, और कम से कम अगर उसमें सनरेज आएगी तो टेम्परेचर बनना ही बनना है। इस वजह से जब भी हम अपने घर को बनवाएं, बिल्डिंग को बनवाएं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें डैम्पनेस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और इस चीज का हम ध्यान रखें कि जो हमारी सनरेज है प्रॉपर उसमें सनरेज आए। अगर सनरेज प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो भी उसमें काफी ज्यादा तरह की प्रॉब्लम होगी। अगला हमारा आता है इंट्रैप्ट मॉइस्चर इन द बिल्डिंग। अब जैसा आप जानते हैं, बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं तो बिल्डिंग में पानी का यूज काफी ज्यादा होता है, तो बिल्डिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर होता है वो उसमें मौजूद रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ब्रिक्स को बनाने से पहले क्या करते हैं? ब्रिक्स को अच्छे से हम क्यूरिंग करते हैं। ब्रिक्स को पहले भी भिगाते हैं और बनाने के बाद भी भिगाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें साल्टी प्रॉपर्टी, एल्कलाइन प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें उसमें पहले से मौजूद रहती हैं।
जिसकी भी वजह से कहीं ना कहीं बिल्डिंग में डैम्पनेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला आपका आता है डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर आप अपने कंस्ट्रक्शन के लिए डिफेक्टिव मटेरियल का यूज किए, जैसे बहुत ज्यादा ब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा पोरस हो, सॉफ्ट स्टोन का यूज करें, अल्कलाइन वाटर का यूज करें, तो ये सब भी क्या होते हैं, डैम्पनेस के काज में बहुत बड़ा इनका हाथ होता है, डैम्पनेस में बहुत बड़ा इनका हाथ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जैसे हमारे जो पैरापेट्स वॉल दिए जाते हैं, कॉपिंग दिए जाता है, मैसोनरी ज्वाइंट्स जो दिए गए हैं, जो आपने बॉन्डिंग दी है, जैसे इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फिल्मिस बॉन्ड हो गया, डबल फिल्मेंस बॉन्ड हो गया, किस तरह के बॉन्ड्स को आप बिल्डिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन का वे क्या है, वर्कमैनशिप क्या है, ये सब सारी चीजें भी काफी ज्यादा के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं किसी डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है लीक कर जाता है। वाटर लीक करने की वजह से, जैसे बाथरूम में अगर कोई पाइप में प्रॉब्लम आ गई या कोई पाइप फट गया, तो बाथरूम में जो वाटर लीक हुआ है हम देखेंगे उसको, अगर उसको हमने नहीं सही करवाया तो वो वाटर लीक होते होते किचन तक या किसी रूम तक या बरामदे तक आ जाता है। तो ये भी काफी तरह की दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डैम्पनेस। डैम्पनेस के क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, डैम्पनेस में सबसे पहला जो सबसे मेन रीजन होता है, ये क्या करता है, ये हमारे बिल्डिंग को एस्थेटिकली बेकार कर देता है, मतलब उसकी जो सुंदरता है वो देखने में खराब कर देता है, काफी पुअर कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ड्राई रॉट टू द वुडन मेंबर, जितने भी लकड़ी के मेंबर होते हैं उस पर ड्राई रॉड डाल देता है। रॉड माने उस पर क्या होता है, काफी सारे उसमें गड्ढे बन जाते हैं, और इफ्लोरोसेंस, उसमें साल्टी इफ्लोरोसेंस आ जाता है। ठीक है, जितने भी मेटल के सामान हैं उन मेटल्स में क्या होता है, करोजन आने लगता है। ठीक है, जो प्लास्टर्स होते हैं वो पील ऑफ होने लगते हैं, प्लास्टर्स क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं। जो हमारे पेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लीच्ड हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, और खराब होकर वो भी बाहर आने लगते हैं। जो भी हमारे वॉल्स हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें होल्स और पिट्स फार्म हो जाते हैं, मतलब उनमें गड्ढे फार्म हो जाते हैं, और वो सरफेस जो है वो अनइवन सरफेस हो जाता है। अगला पॉइंट इफ्लोरोसेंस के बारे में है कि जो इफ्लोरोसेंस के कारण क्या होता है, ब्रिक वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगला क्या होता है, अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है, बिल्डिंग में रहने के लायक नहीं होता है। आप इन अब 3 फिगर्स में देख सकते हैं, पहला क्या है, नॉर्मल वॉल का है, दूसरा क्या है, दूसरा वुड का फिगर है। ठीक है, दूसरा वुड का फिगर बात आता है रेमेडियल मेजर। रेमेडियल मेजर की बात आती है कि भाई इसका हम सही कैसे करेंगे इसको। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे पहला तरीका है डैम्प प्रूफिंग कोर्स, डीपीसी। दूसरा होता है सरफेस ट्रीटमेंट। तीसरा होता है वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन। चौथा होता है स्पेशल डिवाइस या फिर स्पेशल टेक्निक्स के मदद से। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं डीपीसी क्या होता है, डैम्प प्रूफिंग क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ इम्परवियस मटेरियल बिटवीन सोर्स ऑफ डैम्पनेस एंड बिल्डिंग कंपोनेंट। बिल्डिंग कंपोनेंट के और इम्परवियस मटेरियल के बीच में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लेयर हम उसमें क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ इम्परवियस मटेरियल बिटवीन सोर्स ऑफ डैम्पनेस एंड बिल्डिंग कंपोनेंट। जो हमारा सोर्स ऑफ डैम्पनेस है और जो हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट है, जैसे कि कोई अगर हमारे वॉल के बगल से पाइप गई है तो उस पाइप से हमारे वॉल में पानी आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्स पे हम कंटिन्यूअस लेयर ऑफ इम्परवियस मटेरियल, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो इम्परवियस होते हैं, जहां से वाटर जो होता है वो क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, इम्परवियस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जहां से उनके जो वायर्स होते हैं उनके वायर्स से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता या कोई भी लिक्विड क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ऐसे मटेरियल का क्या हम करते हैं, कंटिन्यूअस लेयर हम क्या करते हैं अपने वॉल्स पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, पाथ ऑफ वाटर अप वॉल्स इज ब्लॉक बाय बिल्डर इनकॉर्पोरेटिंग एंड इम्परवियस लेयर इनटू द वॉल एट लो सरफेस। ठीक है, कहने का सेंस क्या है, ऐसे ऐसे आपके बिल्डिंग्स में कौन सी जगह है जहां से आपकी वाटर या मॉइस्चर बन सकते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको इम्परवियस मटेरियल से पूरी तरीके से भर देते हैं।
प्लास्टर्स और भी सारी चीजें वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, तो हमको दोबारा प्लास्टरिंग करके उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम बिटुमन की भी पेंटिंग कभी कभी हमको करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टीपीसी डीपीसी का क्लासिफिकेशन का बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्प प्रूफिंग मटेरियल, सबसे पहले डैम्प प्रूफिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन आता है, क्वालिटी ऑफ गुड डैम्प प्रूफिंग मटेरियल आता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर डैम्प प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, ये 3 तरह की चीजें हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, अब डैम्प प्रूफिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें भी कई तरह के मटेरियल होते हैं, जैसे बिल्डिंग में हमारे बहुत सारे तरह के मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं। बात करें यहाँ सबसे पहले क्या है, हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल है। फ्लेक्सिबल मटेरियल में क्या होता है, इसमें क्रैक्स नहीं पड़ता है जल्दी, और ये क्या होते हैं, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं और ये किसी भी शेप में डिफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपका बात करें बिटुमन मैस्टिक हो गया, बिटुमन फेल्ट हो गया, हार्ड बिटुमन हो गया, मेटल के सीट हो गए, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ये सभी काफी सारी चीजें क्या होती है, सॉफ्ट होती हैं और हम अपने अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं कहीं भी बिना किसी डिफॉर्म के हुए। ठीक है, अगला क्या आता है आपका रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल क्या होता है, ये काफी ज्यादा रिजिड होता है और इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं हम उनको बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होता है, रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट को यूज कर सकते हैं, मोटार को यूज कर सकते हैं, ब्रिक को यूज कर सकते हैं, स्टोन स्लैब्स को यूज कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हमको जैसे लगता है बिल्डिंग में कहाँ पे क्या चीजें यूज करनी चाहिए, हम उसके अनुसार वही चीजें वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लेक्सिबल मटेरियल को फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर दिया है कि अगर हम बिटुमन मैस्टिक लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें हम इसको लगाते हैं। अब अगर हम आप बिटुमन फेल्ट या बिटुमन की सीट लगा रहे हैं तो 6 मिलीमीटर में लगाते हैं। हार्ट अगर बिटुमन है तो उसको हम 1.75 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में हम 1.75 केजी बिटुमन को स्प्रे करते हैं। अगर हम मेटल सीट्स की बात करें तो मेटल सीट्स में क्या हो गया, लेड हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम सीट्स हो गया, हम इन सारी चीजों को भी उसमें यूज कर सकते हैं। अब लेड को जैसे आप लोग जानते हैं, लेड क्या होता है, वो केमिकली रिएक्ट करता है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, सीमेंट के साथ उसको हम मोटार में सीमेंट के साथ हम उसको क्या करते हैं, मोटार में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कापर सीट। हम कापर सीट का भी प्रयोग कर सकते हैं 3 मिलीमीटर तक के थिकनेस में। कापर सीट क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कापर सीट क्या होता है, टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रिजिड मटेरियल की। अगर हम बात करें तो रिजिड मटेरियल आप लोग जानते हैं जो भी हमारे हाउसेज में यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, काफी ज्यादा रिजिड मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब जैसे रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट हो गया, ठीक है, जैसे पीसीसी हो गया, इसमें पीसीसी हम 1:2:4 के रेशियो में इसको यूज कर सकते हैं हार्ड बिटुमन के साथ। ठीक है, उसके बाद मोटार हमारा आता है। मोटार में क्या है, सीमेंट और सैंड का 1:3 के लेयर में हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर के लेयर में हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिटुमन का पेंट कर सकते हैं। ब्रिक में क्या होता है, जो ओवर बर्न्ट ब्रिक होता है जिसको झामा ब्रिक बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्लास डी में आता है। तो ऐसे ब्रिक क्या होते हैं, काफी ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे ब्रिक का हम इन जगह यूज कर सकते हैं। स्टोन स्लैब्स हमारे यहाँ थे। स्टोन स्लैब जैसे कि आप जानते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो 1:1:6 के अब बात आती है कि गुड डैम्पिंग प्रूफिंग मटेरियल के बारे में। ठीक है, गुड डैम्पिंग प्रूफिंग मटेरियल के बाद आता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इम्परमियस आपका मटेरियल का इम्परमियस होना चाहिए, मटेरियल ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉन डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, मतलब मटेरियल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेबल होना चाहिए अगर उस पर किसी भी प्रकार की लोडिंग आती है। अगला आपका आता है लेवल फिनिश, मतलब बिल्कुल वो फिनिश, उसका फिनिश अच्छा होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए। और क्या है, फुल कवरेज ऑफ वॉल थिकनेस, जो आपका वॉल थिकनेस है वो उसका क्या करे, पूरा का पूरा फुल कवरेज कर ले। नेक्स्ट उसका आता है अवेलेबिलिटी, वो मटेरियल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो। और सबसे मेन जो पॉइंट आता है इकोनॉमिकल, वो क्या होना चाहिए हमारे लिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में क्या हुआ है, जो आपके वॉल्स के ऊपर जो पाइप का कनेक्शन गया है, इसकी वजह से क्या है,
पूरी बिल्डिंग पे क्या हुआ, मॉइस्चर फैल गया, और मॉइस्चर फैलने की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉल है, वॉल के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लास्टर लगा के फिर बिटुमन की कोटिंग करेंगे, जैसा हमको वहाँ पे उचित लगेगा। दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंटरनल वॉल है, घर के अंदर का वॉल है, इंटीरियर। यहाँ पे देखिए अब कितनी तरीके से चीजें खराब हो गई हैं, पूरी वॉल यहाँ पे क्या है, खराब हो गई है। आप देख रहे हैं जितना भी पेंट है वो पेंट आपका क्या हो गया है, पील ऑफ हो गया। ये आपके बाथरूम का सीन है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे मटेरियल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग मटेरियल्स, ठीक है। जैसे प्लिंथ लेवल पे एक्सटर्नल और इंटरनल में हम क्या यूज करेंगे, पैरापेट वॉल हो गया, और विंडो सील हो गया, बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड फ्लोर हो गया। तो बिल्डिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसमेंट और अंडरग्राउंड फ्लोर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए डीपीसी एट डिफरेंट लोकेशन, हर लोकेशन पे जो डैम प्रूफिंग कोर्स होता है हमारा अलग होता है। अगर हम प्लिंथ लेवल की बात करें तो डीपीसी जो होता है एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल होता है, यहाँ दोनों जगह हमको यूज करना पड़ता है। जो पैरापेट हमारा वॉल होता है उसके नीचे भी देखिए डीपीसी हमको यूज करना पड़ता है। तीसरा आपका क्या है, विंडो सील्स जो होते हैं उसके नीचे भी डीपीसी आपका यूज करना पड़ता है। आपका बेसमेंट है, देखिए बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे भी डीपीसी को यूज करना पड़ता है, क्योंकि बिना डीपीसी के यूज किए फिर ये हमारा 100% वाटर प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप देख रहे हैं इस फिगर में क्या किया गया है। ये जो हमारे वॉल्स हैं, वॉल्स पे पहले क्या किया गया, प्लास्टरिंग किया गया, और प्लास्टरिंग करने के बाद क्या किया गया, यहाँ पे 2 या 3 लेयर का क्या किया गया, प्रोटेक्टिव वॉल लगाया गया है। और उसके बाद क्या है, इनका जो ड्रेन है वो बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग एयर ड्रेन एंड डैम प्रूफिंग कोर्स और डीपीसी। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम एयर ड्रेन और डैम प्रूफिंग कोर्स का यूज किए, ठीक है। और इसमें सब सॉयल ड्रेनेज को भी दिया गया है, ठीक है। सब सॉयल ड्रेनेज मतलब जो हमारे जमीन के नीचे का पानी है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए और ऊपर ना चढ़े, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, इसमें काफी सारी चीजों का यूज किया है। अब बात आती है कि अगर आपके फाउंडेशन में डैम्पनेस आ जाता है तो फिर हम उसको क्या करें, उसको किस तरीके से सही करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग एयर ड्रेन का प्रयोग करते हैं, किसके साथ, डैम्प प्रूफिंग कोर्स के साथ, और डीपीसी तो उसमें रहता ही रहता है, ठीक है। सब सॉइल ड्रेनेज को भी हमको इसमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। आप सबसे नीचे देख सकते हैं जो फाउंडेशन का कंक्रीट है, फाउंडेशन के कंक्रीट के बाद क्या करते हैं, बीच में देखिए, बीच में हम एक एयर ड्रेन के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। बीच में हम क्या करते हैं, एक स्पेस छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होता है उस स्पेस में फायदा होता है। एयर ड्रेन में देखिए क्या है, जैसे हमने आपको बताया 20 से 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर के शेप में हम क्या करेंगे, 20 से 30 सेंटीमीटर के हम रेक्टेंगल के शेप में एक एयर ड्रेन छोड़ देंगे। एयर ड्रेन क्या होता है, इसका जो आउटर फेस होगा वो दीवार की तरफ होता है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा थिन होता है, और ये जो बेस स्लैब होता है फाउंडेशन का उसी पे जाके ये माउंट रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बहुत छोटा सा ग्राउंड लेवल देते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर का, जिससे वाटर जो है उसमें एंटर करने के लिए उसको चांस मिल जाए। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रेन ये होता है, एयर ड्रेन होता है, इसके ऊपर हम एक स्लैब रख देते हैं, ठीक है। और डीपीसी को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से डीपीसी का हम यूज करते हैं। अब बात आता है ट्रीटमेंट ऑफ बेसमेंट। जो आपका बेसमेंट है उसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करें, तो इसमें कैसे, जैसे क्या हम मेन चीज यूज कर सकते हैं, बिटुमन फेल्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, मैस्टिक यूज कर सकते हैं, जो अनपरमिएबल मेम्ब्रेन सीट होती है हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक तरीका है, स्प्रेडिंग ए लेयर ऑफ डीपीसी ओवर होल एरिया ऑफ फ्लोर इंक्लूडिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड कंटिन्यू द सेम थ्रो एक्सटर्नल वॉल। जो भी हमारा डीपीसी का एरिया है उस पूरे एरिया पे हम 15 सेंटीमीटर तक डीपीसी को यूज करेंगे, और इसको एक्सटर्नली जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स है हम उस पर भी पूरी तरीके से इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए डी वाटरिंग के लिए हमको क्या है, पंपिंग आउट भी करना पड़ता है। अगर हमारा कोई सॉइल बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ठीक है, तो वहां पे पानी इकट्ठा हो गया तो उसके लिए हमको डी वाटरिंग भी करना पड़ सकता है। कुछ केस में हमको शटरिंग भी करना
अगर मॉइस्चर है तो क्या करेंगे, हम उस जगह पे फ्लैट ब्रिक को रेड कर देंगे और उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट लगा के फिर डीपीसी करेंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं निकालता हूँ फिर से, ठीक है थोड़ा सा नीचे चला गया था। एक सेकंड, ये आगे लग रहा है। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ बेसमेंट पढ़ रहे थे। अब आप देखिए यहाँ बेसमेंट का ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या किया गया है। सबसे पहले नीचे क्या है, कंक्रीट का फाउंडेशन है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हम ब्रिक को रख दिए हैं। ठीक है, ब्रिक को रखने के बाद नहीं, सबसे पहले क्या है, फाउंडेशन कंक्रीट है। फाउंडेशन कंक्रीट के ऊपर क्या है, डीपीसी है। डीपीसी के ऊपर हम क्या किए हैं, फ्लैट ब्रिक को रख दिए और इसके ऊपर कंक्रीट फिलर का यूज किए हैं। कंक्रीट फिलर के बाद हमने क्या किया है, आरसीसी का फ्लोर स्लैब लगा दिया है। ठीक है, जिससे क्या है, ये जो हमारा डीपीसी है ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा डैम प्रूफिंग कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारे मॉइस्चर्स होते हैं, वो जो हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल्स के बीच में ही हमारे मॉइस्चर्स रहते हैं। जो भी हमने ब्रिक रखी है उस ब्रिक में ही मॉइस्चर रहेंगे। और मॉइस्चर क्या होता है, उसके बाद जो हमारे बिल्डिंग होते हैं उसमें इंट्रैप्ट नहीं होता है। आगे नेक्स्ट फिगर भी आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल वॉल के लिए सेम प्रोसीजर हम क्या करते हैं, वर्टिकल वॉल में भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोर, फ्लोर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फ्लोर के ट्रीटमेंट के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक का ड्राई कोर्स सैंड जो होता है, ड्राई सैंड जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, फ्लोर मेसनरी पे लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारे फिलर्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उसको हम उन वायर्स में वाटर प्रूफिंग मटेरियल जैसे कि हमारा बिटुमन हो गया, मैस्टिक एसफाल्ट हो गया, फाइब्रस एसफाल्ट हो गया, तो इन सारी चीजों का भी हम उसके ऊपर यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसको स्मूथ करके हम उसके ऊपर फिर हम लिक्विड एसफाल्ट का यूज करते हैं 2 कोट तक। उसके बाद 2 कोट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंक्रीट फ्लोर इज रिइंफोर्स्ड इफ देयर इज चांस ऑफ एक्सेसिव अपलिफ्ट। अगर हमको ऐसा लगता है कि अभी भी पानी आएगा तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कंक्रीट फ्लोर का एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या रखा है, फिलर्स रखा है, फिलर्स के ऊपर कंक्रीट फ्लैट ब्रिक रखी है, फ्लैट ब्रिक सॉरी कंक्रीट रखी है, कंक्रीट के ऊपर फ्लैट ब्रिक रखी है, फ्लैट ब्रिक के ऊपर फ्लोर कंक्रीट है, फ्लोर कंक्रीट के ऊपर फ्लोरिंग है। तो इतनी इस प्रकार की प्रोसेस की गई है और लगभग ये 10 से 12 सेंटीमीटर में है। रूफ के लिए डीपीसी कैसे करें, रूफ के लिए डीपीसी करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर्स में। ठीक है, इस पे काफी ज्यादा प्रोसेस लंबा कर दिया है, इतना ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन ठीक है पीपीटी में दिया तो फिर हम बता देते हैं। देखिए पैरापेट का डीपीसी बताया, पैरापेट वाल जो साइड की वाल होती है पैरापेट, उसके लिए भी डीपीसी बताया है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फिगर देख लीजिए अच्छे से, ये पैरापेट के लिए बताया था। ठीक है, ये जो है आपका वाटर टैंक के लिए बताया कि वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक के बाहर क्या किया गया, वाटर टैंक के बाहर हम एक डीपीसी का लेयर करके उसके ऊपर पूरी की पूरी मोटी कंक्रीट का लेयर कर देते हैं। देखिए ये आपका सरफेस ट्रीटमेंट है। सरफेस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले सरफेस में जो भी इनकंसिस्टेंट लेयर है हम उसको निकाल लेते हैं या फिर हम उसको रेगमार से अच्छी तरह साफ बाद मेटालिक सोप जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ओलिएट, स्टीरिएट, इन सब चीजों का हम इस पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में आप इतना जानिए, हम ऐसे मटेरियल का पेंट करते हैं जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो भी हमारा नॉर्मल पेंट होता है उस पेंट को हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं और उनमें हम वाटर प्रूफिंग एजेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम, जिंक सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड और बाकी मटेरियल्स का यूज करते हैं जो कि उस हमारे सरफेस को वाटर प्रूफ बना दे। सरफेस ट्रीटमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो मॉइस्चर जो हो जाता है वो लगभग बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, अब वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में आ गया। देखिए वाटर प्रूफिंग क्या है, वाटर प्रूफिंग एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉल है, एग्जिस्टिंग कोई भी चीज है, हम उसी के ऊपर क्या करते हैं,
इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं, और ये अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा पेंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो हमारी वॉल्स होती है उनकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एस्थेटिक वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और उनमें किसी भी प्रकार का अगर ऑर्डर है, स्मेल है, तो वो क्या होता है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वाटर प्रूफिंग के लिए हम मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें मटेरियल की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें सीमेंट हो गया, सीमेंट में हम क्या करते हैं, ओपीसी का यूज करते हैं। सैंड में कौन सा सैंड हम यूज करते हैं, तो या तो मुरम बालू मिल गया तो मुरम का यूज करते हैं, नहीं तो जो व्हाइट सैंड आता है व्हाइट सैंड को हम यूज कर सकते हैं। इसमें मेटल्स का भी यूज करते हैं, 12 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक के मेटल्स का यूज करते हैं अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो। देखिए ब्रिक बैट का यूज करते हैं। ब्रिक बैट क्या होता है, टूटा हुआ ईंटा, ईंटे का ब्रिक बैट क्या होता है, ये अच्छी तरीके से जला होना चाहिए, अच्छी तरीके से पका होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देखिए कुछ केमिकल हो गया, टार हो गया, बिटुमन हो गया, या फिर उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ होते हैं जिनमें क्लोराइड के और सल्फेट के कुछ पार्ट्स उसमें क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, एक्रिक बेस मटेरियल होता है, इपॉक्सी हो गया, रेजिन हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, ठीक है, और पॉलीसल्फाइड हो गया एंड पॉलीयूथ्रीन हो गया। इन सारे मटेरियल्स का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं जो आपके पेंट उंट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका ऑलरेडी इपॉक्सी मिला हुआ आता है। इपॉक्सी क्या होता है, एक एडिशन मटेरियल होता है जो कि मॉइस्चर से चीजों को काफी ज्यादा दूर कर देता है। ठीक, अब देखिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे ब्रिजिंग ऑफ द कैविटी वाल। कैविटी वाल को हम क्या कर देते हैं, ब्रिजिंग कर देते हैं। ब्रिजिंग करने का सेंस क्या है, इनमें जो मोटार है, मोटार को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मोटार को हम लगा देते हैं। ठीक है, मोटार को उसके ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी उसमें कैविटी फॉर्म रहती है, हमारे वॉल में जो कैविटी यानी जो गड्ढे फॉर्म रहते हैं वो सब कैविटी दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नल रेन वाटर के लिए सुटेबल है। जो एक्सटर्नली बारिश होता है उससे हमारी बिल्डिंग जो होती है वो काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। देखिए ये फिगर आप देख लीजिए, ये पार्शियल फिल कैविटी वाल है, पार्शियल फिल कैविटी वाल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर कि इनर वाल में डीपीसी किस तरह किया गया है और बाहरी वाल में डीपीसी किस तरह किया गया है। डैम्पनेस होता है, डैम्पनेस की वजह से जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, अस्थमा हो गया, गले में जो आपका ड्राइडनेस होता है, ठीक है, आपको बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शंस हो गए, ये आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं 1.4 to 2.22 ये रिलेटिव रिस्क इंडेक्स है, ये वहाँ तक बढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए अब आता है प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर रिड्यूसिंग एक्सेसिव मॉइस्चर। जो आपके मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे आपका क्या है, पहला है फिक्स रूफ एंड प्लम्बिंग लीक राइट अवे। अगर आपका रूफ जो छत है, छत से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो छत को हम सबसे पहले क्या करें, छत के प्रॉब्लम को खत्म करें, या फिर जो आपकी प्लम्बिंग से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्टैंडिंग वाटर, जैसे आपका बेसमेंट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, जो इनसे वाटर निकल रहा उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम प्रॉपर एक जगह बना दें। अगला हमारा क्या आता है, मेक्स योर रेन ड्रेन्स अवे फ्रॉम द हाउस एंड। ठीक है, अब देखिए जो भी बरसात का पानी होता है, अगर कोशिश करें तो बरसात के पानी को हम क्या करें, बरसात के पानी के लिए हम क्या करें, कुछ रिपेलेंट पेंट करवा दें जिससे बरसात का पानी है जो घर के अंदर ना जाए। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, हम ऐसे क्लॉथ का यूज करें, ऐसे ड्रायर्स का यूज करें जो कि आउटर सरफेस को बहुत ज़्यादा भीगने मत दे। ठीक है, वेंटिलेशन को अच्छे तरीके से यूज करें। ठीक है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हम क्या करें, वेंटिलेशन को अच्छे से यूज करें जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगला आपका आता है कि बाढ़ आने के समय में डैम प्रूफिंग मटेरियल और इस तरह का एक चीज़ अगर हमारे घर में पहले से अप्लाई रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के से आपका ये PPT पूरा का पूरा खत्म होता है। ठीक है, आप लोगों ने पूरा इसको कंप्लीट पढ़ लिया। अब यहाँ से लगभग यूनिट 2 पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यूनिट 3 को पूरा का पूरा कवर करेंगे, जो कि आपका
स्टूडेंट्स।